मैं डॉक्टर हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। मेरी एक 19 साल की बेटी थी। जब मेरी बेटी ने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसके कॉलेज में ही उसके शक्ल की एक लड़की ने भी एडमिशन लिया। जब मैंने उस लड़की को पहली बार देखा, तो मैं हैरान रह गया। वह लड़की मेरी बेटी के जैसे ही दिखती थी। इतनी समानता तो दो जुड़वा बहनों में ही हो सकती थी, परंतु मेरी पत्नी ने तो एक ही संतान को जन्म दिया था। जब मैंने सच्चाई का पता लगाया, तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बेटी अंजलि का इंटर क्रॉस हो चुका था। इंटर पास करने के बाद जब मेरी बेटी ने कॉलेज में प्रवेश लिया, इत्तेफाक से उसकी हमशक्ल पल्लवी नाम की एक लड़की ने भी उसी कक्षा में दाखिला लिया। शुरू शुरू में तो लोग समझते रहे कि दोनों सगी जुड़वा बहनें होंगी, परंतु जब धीरे धीरे पता चला कि यह बहनें नहीं हैं, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब पल्लवी ने बताया कि वह इस वर्ष ही आगरा से यहाँ आई है और अंजलि को जानती तक नहीं। इस चर्चा के कारण दोनों गहरी मित्र बन गई। पल्लवी तो बहुत ही मेधावी व चंचल थी, परंतु अंजलि थोड़ी संकोची। वह अपने में सिकुड़ी सिमटी। पल्लवी जीवन की भरपूर हिलोरे लेती नदियां सी लहराती बहती दिखती थी। वही अंजलि शांत स्थिर जल के समान थी। यही अंतर दोनों को अलग रख सकता था, वरना यदि दोनों को समान वेशभूषा व समान बालों की बनावट कर खड़ा कर दिया जाता, तो उनके अभिभावक तक धोखा खा सकते थे। धीरे धीरे यह बात उनके घरों तक भी पहुंची। अंजलि के घर में कोई तवज्जो ना दी गई। हंसी हंसी में बात उड़ गई। शायद विमला की स्मरण शक्ति भी धूमिल पड़ चुकी थी। वकील साहब यानी कि अंजलि के पिता ने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी वह बेटियों को महत्व ही कब देते थे, किंतु पल्लवी के पिता डॉक्टर आरव ने जब यह सुना, तो उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनकी एकमात्र संतान पल्लवी ही थी। उसकी खुशियों का इतना अधिक ख्याल रखते थे कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करके उन्हें संतोष मिलता था। पत्नी नवजात शिशु को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। बस इसी बच्ची को अपने सीने से चिपकाए रहे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी सारी खुशियां पल्लवी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। पल्लवी के कॉलेज में वार्षिक उत्सव था। डॉक्टर आरव हमेशा की भांति वहां आ गए। पल्लवी अपनी सहेली अंजलि को अपने पिता से मिलवाने ले गई। अंजलि ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डॉक्टर आरव को यह समानता देख ठगे से रह गए। वहां एकटक निहालते रहे। यह देख पल्लवी उनकी आंखों के आगे हाथ से पंखा करती हंसती हुई बोली, पिताजी कहाँ खो गए? है ना बिल्कुल मेरी तरह। वह मानो उसको देखते ही अपने शुद्ध बुद्ध क्षण भर को खो बैठे थे। समान होते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सकुचाते हुए वह बोली, अंजलि। तुम्हारे माता पिता भी आए हैं? अंजलि दुखी स्वर में बोली, नहीं। क्यों? पता नहीं, शायद दिलचस्पी नहीं ली है। वह एक कटु मुस्कान छोड़ उसे पुचकारते हुए बोले, अच्छा बेटा जाओ। पल्लवी अंजलि का हाथ पकड़ उछलते कूदते छात्राओं की पंक्ति में जाकर बैठ गई। डॉक्टर आरव कार्यक्रम तो जरूर देख रहे थे, पर उनका ध्यान कहीं दूसरी ओर था। बैठे बैठे उन्हें ध्यान आया कि अंजलि के घर का पता व फोन नंबर पूछना तो भूल ही गए। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, उनकी बेटी पल्लवी पास आई और बोली, पिताजी अंजलि को भी ले चले, उसके घर छोड़ देंगे। क्यों? क्या उसके घर से उसे कोई लेने नहीं आया? ऐसी बात नहीं है। उसका भाई आया होगा, परंतु मैं उसका घर देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। अंजलि का भाई सचमुच मोटरसाइकिल लिए खड़ा था, परंतु पल्लवी ने हट करके उसे अपने साथ कार में बैठा लिया। अंजलि भी कुछ न बोली। इसी बहाने डॉक्टर आरव ने भी उसका घर देख लिया। वह उतरने लगी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे यहाँ फोन है? घर पर नहीं है, पिताजी के दफ्तर में है। अच्छा नंबर बताना। डॉक्टर आरव ने अपनी जेब से छोटी सी डायरी निकाली और नंबर नोट किया। नमस्ते व धन्यवाद कहकर अंजलि घर में चली गई। डॉक्टर अब रात भर ठीक से सो नहीं सके। बड़ी उथल पुथल सी उनके हृदय में मची रही। दो लड़कियों की शक्ल, सूरत, उम्र की इतनी समानता देख दुविधा में पड़ गए थे। अगले दिन उन्होंने अंजलि के पिता को फोन किया। उन्होंने फोन पर ही अपना पूरा परिचय दिया।
और पूछा, क्या आपकी बेटी अंजलि का जन्म 5 फरवरी 2002 को आगरा के एक अस्पताल में हुआ था? उधर वकील साहब का स्वर गूंजा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तारीख और सन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मेरे बेटे की जन्म तिथि भी वही है। समय मैं बता देता हूँ। रात के करीब 11:20 पर। डॉक्टर आरव फोन पर ही चकित हो उठे। इसी समय के आसपास तो उनकी बेटी भी पैदा हुई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तक किस्से कहानियों में ही ऐसी बातें पहले पढ़ने को मिली थी, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा हो सकता है? उनका जिज्ञासु वैज्ञानिक मन यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि समान कद काठी के चेहरे के मोहरे की दो लड़कियां दो भिन्न परिवारों में पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर आरव बड़े चुपचाप से रहने लगे, कई खोए खोए से। घंटों सोचा करते, पर कोई निष्कर्ष निकालने में सफल न हो पाते। पल्लवी भी पिता की इस स्थिति से अनभिज्ञ थी, परंतु उनके दुख व चिंता का कारण भी वह न समझ पा रही थी। लेकिन पिता के गले झूलते हुए बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है पिताजी? नहीं बेटे। फिर आप इतना गुमसुम क्यों रहते हैं? मुझे आपका इतना गंभीर होना बहुत खलता है पिताजी। डॉक्टर साहब बेटी के गाल थपथपा कर हंस दिए और बोले, बेटा तुम अपनी सहेली को इतवार के दिन घर ले आना, हम सब बैडमिंटन खेलेंगे। पल्लवी खुशी खुशी चली गई। अब डॉक्टर साहब का वैज्ञानिक दिमाग कुछ परीक्षण कर लेना चाहता था। अब डॉक्टर साहब का वैज्ञानिक दिमाग कुछ परीक्षण कर लेना चाहता था। इतवार को गाड़ी ले पल्लवी अपनी सहेली के घर उसे लेने गई, तो डॉक्टर आरव लॉन में बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहे थे और सोचते रहे अपने परीक्षण के विषय में। इंतजार में घड़ियां बीत रही थी और पल्लवी का कहीं अता पता न था। अंत में गाड़ी बंगले में दाखिल हुई, परंतु ये क्या, अंजलि तो उनके साथ नहीं थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। पल्लवी को क्या मालूम कि उसके पिता के दिमाग में क्या गूंज रहा है, या वह किस विशेष सहेली को लाने के लिए बोले थे। वह पास आई और बड़ी शान से बोली, चलिए आप खेलते हैं पिताजी। रीना बेजोड़ है बैडमिंटन में। डॉक्टर अब इस पर क्या बोलते, उनका तो तीर खाली चला गया था। वह धीरज से बोले, और वह तुम्हारी सहेली, क्या नाम बताया था? वह अंजलि, उसे क्यों नहीं लाई? पल्लवी हंसी और बोली, पिताजी उसे खेलने में विशेष दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर ने अपने मन ही मन अपने को कोसा, क्योंकि वह बेटी से वादा कर चुके थे, इसलिए बड़े मरे मन से बैडमिंटन खेलने लगे। बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ी देर को वास्तव में भूल गए थे अपने परीक्षण व परिणाम को, और उनके साथ नोक-झोंक करते खेलने लग गए। एक दिन इत्तेफाक से अंजलि स्वयं अपने भाई के साथ डॉक्टर आरव के क्लिनिक पहुंच गई थी। उसके गाल में सूजन आ गई थी, अंदर की दाढ़ में काफी दर्द था। डॉक्टर आरव को तो मानो बिना लागड़ पेट के परीक्षण करने का सुराग हाथ लग गया था। कहा तो उन्होंने सोचा था कि पल्लवी जब अंजलि को लेकर घर आएगी तो खेल तो एक बहाना होगा, वह तो मैं उसका दंत परीक्षण मजाक मजाक में कर अपनी शंका दूर करेंगे। उन्होंने अंजलि का मुंह खोल परीक्षण किया, उसका इलाज तो किया ही, साथ ही यह भी नोट किया कि अंजलि के पीछे संपूर्ण दांत न होकर केवल दो ही दांत है। सुबह उन्होंने पल्लवी को बुलाया और उसका दंत परीक्षण किया। वह दंग रह गए, उसके भी पीछे केवल दो ही दांत थे। उन्हें विश्वास हो गया कि पल्लवी और अंजलि दोनों जुड़वा ही हैं। जरूर किसी ने बीच में शरारत की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी एक बेटी किसी ने चुरा ली हो। उनका मन व्याकुल हो उठा। डॉक्टर आरव तो अपनी पत्नी के पास गर्भ में 8 माह पूर्व ही विदेश चले गए थे। उन्हें तो जब पत्नी के निधन का समाचार मिला था, तब भागे चले आए थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें आगरा खींच ले गई। उन्होंने अस्पताल से सारी रिपोर्ट निकलवाई, परंतु वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो एक ही बच्चा लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना अंजलि का रिकॉर्ड देख लिया जाए। पहले तो अस्पताल के कर्मियों ने इनकार कर दिया, परंतु डॉक्टर आरव को वहां के डॉक्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कह सुनकर अंजलि का रिकॉर्ड निकलवा दिया। विमला के दो जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड था। साथ में यह भी लिखा था कि एक ही नाल से दोनों बच्चे जुड़े थे। उन्होंने देखा, वजन के स्थान पर एक बच्चे का वजन स्वस्थ बच्चे के वजन के बराबर काटकर लिखा गया था। यह बात वह समझ न सके।
कि आखिर एक ही नाल से जुड़े बच्चों के वजन में इतनी असमानता कैसे, जबकि जुड़वा बच्चों का वजन जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे जितना नहीं होता। ऊपर से लड़के का वजन काट कर लिखा हुआ था। यह नहीं मात्रा भी की थी, मानो भूल से लड़की लिख दिया गया हो। उन्होंने फिर अपनी फाइल देखी, कहीं कुछ कटा-फटा नहीं था। इतना उनके दिमाग में दौड़ा भी नहीं कि बेटा को बेटी करने में या लड़का को लड़की करने में कहीं काटने-पीटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह चुपचाप घर लौट आए। पहेली हल नहीं हुई थी। यदि पल्लवी अंजलि की बहन थी, तो उनका बच्चा कौन था? वह कहाँ गया? उनकी उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि वे रात-दिन सोचते ही रहते। अंजलि पल्लवी से मिलने अक्सर जाती। उसे बड़ा आनंद आता जब डॉक्टर आरव उन दोनों के साथ गपशप में व्यस्त हो जाते। एक दिन डॉक्टर ने अंजलि व पल्लवी के खून का परीक्षण किया। दोनों के कोरियोग्राफर, उंगलियों के चिन्ह, विभिन्न अंगों के एक्सरे, कानों के पर्दे, आंखों के अंदर की नसों आदि की फोटो ले डाली। पल्लवी ने हंसते हुए कहा, अंजलि, पिताजी यह देखना चाह रहे हैं कि हम किसी गंभीर रोग से पीड़ित या पीड़ित होने वाले तो नहीं हैं। उन्हें यह सब करने में बड़ा मजा आता है। डॉक्टर साहब ने जितने भी परीक्षण किए, उनसे यही साबित हुआ कि दोनों लड़कियां जुड़वा बहनें ही हैं। वह दुविधा में डूबे सोच रहे थे कि अंतिम वह मान्यता प्राप्त परीक्षण रह गया है। यदि वह परीक्षण हो हल्ला करके करेंगे, तो हो सकता है उन्हें अपनी पल्लवी से हाथ ना धोना पड़ जाए, और यदि लड़कियों को मूर्ख बनाकर करना चाहेंगे, तो भी ना कर पाएंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि परीक्षण भी तो अजीबोगरीब था। यदि लड़कियों को राजी करने का प्रयत्न करते, तो वे उन्हें पागल ही समझती। किसी घायल व्यक्ति का अगर मांस कहीं से उखड़ जाए, तो उसकी ही जांघ का मांस उस स्थान पर लगाया जाता है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति का मांस कटे स्थान पर लगाने से वह सूख जाता है। यहाँ तक कि उस घायल व्यक्ति के माँ-बाप, भाई-बहन का मांस भी काम नहीं दे सकता। जुड़वा भाई या बहन का मांस काम दे सकता है। अब इस परीक्षण के लिए भला जवान लड़कियां कहाँ से तैयार होती? डॉक्टर साहब ने सोचा, सारे परीक्षण अभी तक पक्ष में गए हैं। फिर इस एक परीक्षण को लेकर शंका को शंका बने रहने देना कोई अक्लमंदी नहीं है। वह जानते थे कि दोनों लड़कियां एक ही माँ की हैं, परंतु एक प्रश्न खड़ा था, फिर उनका बच्चा कहाँ गया? क्या किसी ने बच्चे बदल लिए? पर क्यों? यह प्रश्न वे सुलझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि पल्लवी देखने में सुंदर, स्वस्थ बच्चे के रूप में थी और अपने यौवन के चढ़ते और भी निखर आई थी। लंगड़ी, लूली, गूंगी, काली, कोई भी तो दोस्त न था। फिर किसी ने क्यों बदला? वे इस गंभीर प्रश्न में बैठे हुए थे कि उनके एक मित्र ने टोका, क्या बात है आरव? कुछ परेशान से दिखते हो। कोई स्त्री अपना बच्चा किसी दूसरे से किन किन कारणों से बदल सकती है? उनके मित्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने भारतीय समाज में सबसे प्रमुख वह पहला कारण तो लड़का है, जिसे पाने के लिए पूरा वाक्य न कह पाए थे कि डॉक्टर आरव बोले, धन्यवाद, तुमने मेरी गुत्थी सुलझा दी। डॉक्टर आरव के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। रिकॉर्ड पर लिखे हस्तलिपि उन्हें याद आए, जिसमें लड़की शब्द के ऊपर की मात्रा कटी थी और वजन भी काटकर सामान्य बच्चे का लिखा गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर दाल में काला है, परंतु फिर एक दुविधा थी। अंजलि के पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिनके पास न धन की कमी थी और न ही विद्वत्ता की। फिर ऐसा क्यों? डॉक्टर अब एक दिन बिना बुलाए मेहमान की तरह अंजलि के घर पहुंच गए। वकील साहब सपरिवार घर पर ही थे। अंजलि ने उनके साथ पल्लवी को ना देखकर पूछा, चाचा जी, पल्लवी नहीं आई? वह हंसकर बोले, नहीं बेटे, मैं घर से थोड़ी आ रहा हूँ। मैं तो सीधा क्लिनिक बंद कर तुम्हारे घर आ धमका हूँ, तुम्हारे हाथ की चाय पीने। उनके इतना खुलकर बोलने से सब हंस पड़े। वकील साहब बोले, चाय ही क्यों, और कुछ भी पीना चाहेंगे तो वह भी मिलेगा। उन्होंने बड़ी शिष्टता से इशारा समझते हुए कहा, क्षमा करें, मैं इसके सिवा कुछ और नहीं पीता। विमला भी शिष्टाचारवश आकर बैठ गई थी। वकील साहब के बच्चों ने बारी बारी आकर नमस्ते की, तो वह पूछ बैठे, इनमें से जुड़वा कौन है? इस अकस्मात किए गए प्रश्न पर विमला चौंक सी गई। अंजलि भी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी पल्लवी से अपने जुड़वा भाई होने की बात कही ही नहीं थी। अंजलि, और यह मेरा बेटा केशव, यह दोनों जुड़वा हैं।
वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले, डॉक्टर आरव देख तो रहे थे, पर विचलित ना हुए। बेटे की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। बिल्कुल चेहरा, मोहरा, नाक, नक्श उनके जैसा ही था। एक विचित्र तरंग उनके हृदय में दौड़ गई, परंतु सामान्य स्वर में बोले, वकील साहब, लोग जाने कैसे हैं, बच्चों की अदला बदली करने में शर्म नहीं महसूस करते। एक लड़के के लिए लोग दूसरे का बच्चा चुरा लेते हैं। वकील साहब, जो वास्तव में कुछ भी न समझने की स्थिति में थे, मेहमान की हाँ में हाँ मिलाते बोले, हो सकता है साहब, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। संभव नहीं वकील साहब, ऐसा हुआ है। एक केस हमारे पास ऐसा है जिसमें मैं चाहूं तो एक दंपति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूँ, पूरे प्रमाण के साथ। डॉक्टर आरव कुछ ज्यादा जोश में कह गए। विमला को तो बिजली का करंट सा लग गया। वकील साहब को तो जोश से कोर्ट में जिरहा सुनने और कहने की आदत सी थी। बेप्रभावहीन बने देखते रहे। डॉक्टर आरव शायद अपने को अब तक काबू में कर चुके थे। वह मुलायम पड़ते रूखे हंसी हंसते हुए बोले, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। यह कहते हुए उन्होंने एक तिरछी दृष्टि विमला पर डाली, जो सूखे पत्तों की तरह कांप रही थी। उनके जाने के बाद वकील साहब विमला से इतना भर बोले, डॉक्टर आरव ऐसे कह रहे थे मानो उनका कटाक्ष हम पर ही हो। विमला पति के मुंह से यह सुन और फिर डर गई। उसका अनुमान अब और पक्का हो गया कि डॉक्टर इशारे में उन्हीं को कह रहे थे। शिथिल ने हाल से विमला कुछ भी न बोल पाने की स्थिति में जहाँ बैठी थी वही बैठी रही। उसकी आंखों के आगे अपना अतीत साकार हो उठा। नामी वकील शंकर जी की पत्नी बनने से पूर्व विमला कितनी चंचल थी, किंतु उसकी हंसी व अलहड़ता शादी के 7 फेरों के बीच ही शायद स्वाहा हो गई थी। ससुराल के एक ही चक्कर के बाद किसी ने मायके में उसे हंसते खिलखिलाते बात बात पर उलझते नहीं देखा था। शंकर कुमार के 2 अवतार व्यक्तित्व के आगे वह आदी होती चली गई कि धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व ही विलीन हो गया। शंकर कुमार के बेबुनियाद इस क्रोध पर कई बार उसके मन में आया कि छोड़ छाड़ कर मायके चली जाए, पर हर बार माँ उसे तमाम बातें समझा और अपनी असमर्थता जता वापस भेज देती थी। जब प्रथम प्रसव में कन्या हुई तो शंकर कुमार की आंखों में उतरे क्रोध को देख वह कांप उठी थी। वकील साहब उपस्थित प्रियजनों के सम्मुख तो कुछ न बोले, किंतु एकांत पाते ही दांत पीस कर विमला को यह जताना न भूले कि लड़की ही पैदा करनी थी। विमला के नेत्रों में आंसू डबडबा आए। वह चुपचाप मुंह दूसरी तरफ करके सिसकने लगे। दूसरी बार प्रसव कक्ष में सोनिका भी विमला के साथ ही थी। नवजात शिशुओं के रुदन के बीच ही सोनिका का चेहरा लटक गया था। उसका मुख देख विमला का चेहरा भी पीला पड़ गया था। परिणाम तो विमला के चेहरे पर परिलक्षित था, किंतु फिर भी उसने प्रश्न भरी निगाह सोनिका पर डाली थी। सोनिका अटक अटक कर बोली थी, मालकिन, आपके तो दोनों जुड़वा बेटियां हैं। विमला पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा था। वह उसकी ओर जीवन दान मांगती हुई इतना कह पाई, सोनिका कुछ सोच, वह बर्दाश्त न कर पाएंगी, और वह बेहोश हो गई। सोनिका विमला के दर्द और घाव को समझती थी, पर अनपढ़, गरीब, वह किस बल पर उसका साहस बंधाती। उसको जो सूझा उसने किया। विमला को घंटे भर बाद होश आया तो वकील साहब को तनिक संतुष्ट व प्रसन्न देख फटी आंखों से चारों तरफ निहारने लगी। कहे सपना तो नहीं देख रही, या इतने वर्षों तक वह अपने पति को ही भली भांति न जान सकी। इतने में वकील साहब तन कर बोले, देखना, बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा, बैरिस्टर। वह चौंकी, मानो स्वप्न की दुनिया से वास्तविकता में आ गई हो। वकील साहब ने बेटे को उसकी बगल में लिटा दिया था। ममता से उसके हाथ अनायास ही बच्चे के शीर्ष पर चले गए। वह मुख ठगी से कृतज्ञ सोनिका की ओर झांकने लगी। थोड़ी देर बाद वकील साहब घर से चले गए थे। वह अपने दोनों हाथ से कंगन उतारते सोनिका को इशारे से पास बुला पहना दिए और फपक कर रो पड़ी। सोनिका ने धीरे से बताया था, चिंता ना करो बहू जी, एक डॉक्टर के बेटा हुआ है, उससे बदल लिया है। इसके बाद बड़ी देर तक सोनिका खुसर फुसर कुछ बताती रही, अपनी वीर गाथा की, कैसे नर्व नर्स को लाभ दिखाकर उसे यह सफलता मिली। विमला सुन तो रही थी, पर पीड़ा भी उसे हुई इस कृत्य पर। फिर भी वह सोनिका की कृतज्ञ थी, जिसने अपने गले में पड़ी सोने की चैन
तुरंत नर्स के हाथ में रख दी थी। अचानक विमला को वकील साहब ने जोरों से झकझोरा तो उसकी तंद्रा टूटी। वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वह बोले, तुम अभी तक यही मुंह लटकाए बैठी हो? विमला अपना सिर पकड़ बिना कुछ कहे वहां से चल दी। अंजलि ने पूछा, माँ, सिर में दर्द है? केशव ने भी कहा, माँ, सिर मैं दबा दूं? विमला ना में सर हिलाती एक लंबी सांस खींच बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई बात मत करो। पर माँ, खाना तो खा लो, केशव ने कहा। तो भी विमला शून्य में देखती हुई बोली, भूख नहीं है। इतना कह विमला कमरे में सोने चली गई। नींद उसे कहाँ आनी थी। वह आंखों में आंसू भरे करवटें लेती रही। कभी अपनी कायरता पर रोती, कभी अपराध बोध त्रस्त कर देता। हाय, क्यों इतना डर समा गया था किसी की कोख से बेटा छीन लेने का। जो अपराध किया उससे तिल तिल जलती ही रही हूं मैं। कोई सुख नहीं पाया इतने वर्षों तक। घुट घुट कर जीती रही, पर अपने को कभी माफ नहीं कर पाई। अपनी ही नजर में जब व्यक्ति गिर जाए तो उसका जीना मरना एक समान होता है। अगले दिन विमला अंजलि की सहेली पल्लवी के घर का पता पूछ चली गई। उसे देखते ही डॉक्टर आरव व्यंग से मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था आज आप में से कोई या दोनों पति पत्नी आओगे जरूर। इस कारण ही मैं क्लिनिक बंद कर घर में बैठा हूँ। फिर लंबी सांस छोड़कर गंभीरता ओढ़ ली। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विमला सर झुकाए अपराधी की भांति कुछ क्षण सूखे होठ चाटती रही। सहसा फुट फुट कर रो पड़ी। रुदन थमा तो बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपकी अपराधीन हूँ। मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने अपने स्वार्थ के कारण आपका बेटा छीना, पर विश्वास कीजिए, यह कदम मैंने बेटी बेटे के भेद के कारण नहीं बल्कि अपने पति के भय से उठाया था। फिर भी कुछ भी हो, मैंने यह अपराध किया तो अपने स्वार्थ के लिए ही ना, इसलिए सजा मिलनी ही चाहिए। यह सच है कि पल्लवी भी मेरी ही बेटी है और केशव आपका बेटा। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं सजा भोगने को भी तैयार हूँ। उसने अंतिम वाक्य सजल नेत्रों से सिर उठा सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। डॉक्टर आरव फिर भी चुप रहे। वह आगे बोली, आप अपना केशव ले लीजिए, क्योंकि आज पति का डर नहीं रहा, या यूं कहें कि डर तो आज भी है, परंतु उसको सहने की ताकत मुझ में पैदा हो गई है। जोर देकर निर्भीकता से बोली विमला। पल्लवी, जिसने सब कुछ सुन समझ लिया था, कमरे की ओर से उनके सामने आते हुए बोली, पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। इतना कहे उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर आरो अचकचा गए। इस स्थिति की तो उन्होंने कल्पना भी न की थी। उन्होंने उसे उठाते हुए ताजुब से पूछा, तू कब कॉलेज से आई? छी, बेटी अब पाँव नहीं पड़ती। तू रो क्यों रही है पगली? तेरे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उसे दुलारते समझाते हुए बोले, तू तो मेरे शरीर का हिस्सा है पल्लवी। मैं केशव को लेकर क्या करूंगा जब पल्लवी ही ना होगी मेरे पास। तू तो सचमुच मेरी पल्लवी है। जा कहकर उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से चपत लगाई और कहा, तू दुखी मत हो, हम यह शहर ही छोड़ देंगे। मैं जल्लाद नहीं हूँ जो तुझे ऐसी जगह छोड़ दूं जहाँ बेटियों के जन्म का भय समाया हो। जाने दो, तू तो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही है। नहीं पिताजी, मुझे पता है आप मुझे मानसिक रूप से असुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं, पर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैंने आज तक बहुत लाड प्यार और दुलार आपसे पाया है। यद्यपि मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर आपको बेटे से वंचित रखना। चुप! जोर जोर से बीच में ही उन्होंने टोका। बहुत बोलने लगी है। विमला आगे बढ़कर पल्लवी से आंखें मिलाने का साहस न कर सकी। गले लगाना तो दूर रहा। वह बोली, डॉक्टर साहब, मैंने आप जैसे महान व्यक्ति के साथ धोखा किया। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं दंड की अधिकारिणी हूँ। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। डॉक्टर आरव को विमला पर क्रोध तो आ रहा था, पर वह उसे सजा भी देना चाह रहे थे। कुछ चिढ़कर बोले, जानती हैं आप, आपको वकील साहब से तब क्यों डर लग रहा था? क्योंकि आप मोह में फंसी थी और आज अपराध बोध, शायद आपकी अपनी देह से ही ममता छूट गई है, इसलिए भयभीत नहीं है। डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। आज मैंने जान लिया है, जो मनुष्य झूठा आचरण करता है वह पशुओं से भी बदतर है।
डॉक्टर आरव के चेहरे की कठोरता कुछ कम हुई। उन्होंने सोचा, सजा के बजाय क्षमा अधिक वीरतापूर्ण कार्य है। क्षमा तो वीर पुरुष का आभूषण है। अपने कुटुंब और परिजन के लिए तो सभी त्याग करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे वही प्रशंसनीय है। अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है। जिस पौधों को उन्होंने खींचकर बड़ा किया ही नहीं, उससे मोह उत्पन्न होगा भी कैसे, और ना ही वह उन्हें अपनाएगा। विमला दोनों हाथ जोड़कर बड़े निर्भयता से परिणाम जानने के लिए उनके आगे खड़ी थी। आरव बड़ी दृढ़ता से बोले, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मैं इसी से प्रसन्न हूँ। अब आप जा सकती हैं। और हाँ, जो पहेली आपने आज तक अपने तक सीमित रखी है, आगे भी रख सकती हैं। मेरी पल्लवी मुझे प्राणों से प्यारी है। शायद आप मेरा अभिप्राय समझ गई होंगी। विमला आश्चर्य से कुछ पल उनकी ओर ताकती रही, फिर उनके चरणों में झुक गई। डॉक्टर साहब, आप सचमुच महान हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।